डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12वीं क्लास के एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 8वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पार्ट पर आधारित आपका वीडियो लेक्चर 500 है। आपका टॉपिक दे रखा है उर्वरकों की मृदा विक्रिया तथा फसल में क्या इसका इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि अलग अलग प्रकार के उर्वरकों के बारे में हमने 3-4 पढ़े, तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग होती है और उनके अलग अलग गुणधर्म देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं जनरली जैसे यूरिया, DAP, फास्फोरस, तो अलग अलग प्रकार के उर्वरक होते हैं। उनमें अलग अलग प्रकार के संगठक तत्व होते हैं जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की भूमिका निभाते हैं। तो उनको प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार से फैक्ट्रियों के माध्यम से उर्वरक बनाए जाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। तो उसका फसल पर क्या इफेक्ट होता है, मृदा के साथ में कैसी रिएक्शन देखने को मिलती है, उनकी बेसिक क्या प्रॉपर्टी है, तो इस पर आधारित अपन टॉपिक देख रहे हैं। तो आज अपना 5वां उर्वरक है वो सिंगल सुपर फास्फेट। क्या है? सिंगल सुपर फास्फेट इम्पोर्टेंट उर्वरक है। इसमें फास्फोरस पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है और साथ में मृदा में क्षारीयता गुण को न्यूट्रलाइज करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो बेसिकली सिंपल सा प्रोसेस दे रखा है। जितने भी उर्वरक हैं उनके 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। एक तो उनका संगठन क्या है, गुण क्या है, और इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट है आपके फसल पर प्रभाव तथा मृदा विक्रिया। 4 पॉइंटों में जो भी आपके 7 उर्वरक दे रखे हैं उनके 4 पॉइंट आप व्यवस्थित रूप से तैयार कीजिए और एक एक पॉइंट को व्यवस्थित समझोगे तो आपके मैक्सिमम मैटर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। एकदम नॉर्मल टॉपिक है और जो प्रश्न पूछा जाता है डायरेक्ट इस पार्ट से 4 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में मेंशन होता है। और कई बार आपके जेट या ऐसे कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछते हैं सिंगल सुपर फास्फेट का सूत्र बताइए, या इसमें ये सिंगल सुपर फास्फेट किस प्रवृत्ति का होता है। तो ऐसे कई प्रश्न आपके छोटे मोटे आपके डायरेक्ट कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए अपन पढ़ने जा रहे हैं सिंगल सुपर फास्फेट। ये उर्वरक कैसा होता है, क्या इसकी भूमिका होती है और कैसी प्रकृति होती है, तो उसको डिस्कस कर रहे हैं। सिंगल सुपर फास्फेट ये उर्वरक फास्फोरस प्रदान करने वाला होता है। कौन से एलिमेंट को प्रदान करेगा? फास्फोरस। दिमाग में रखना, फास्फोरस को प्रदान करने वाला अम्लीय प्रकृति का सबसे पुराना उर्वरक है। प्रकृति कैसी है? अम्लीय प्रकृति, और सबसे पुराना कई सालों से इसका प्रयोग होता आ रहा है। रासायनिक सूत्र का रासायनिक नाम आपको पूछे तो सिंगल सुपर फास्फेट का रासायनिक नाम हो जाएगा मोनोकैल्शियम फास्फेट। क्या नाम हो जाएगा? मोनोकैल्शियम फास्फेट। तथा रासायनिक सूत्र हो जाएगा कैल्शियम डाइहाइड्रोफास्फेट अल्टोइज 2S2 अणु इसके साथ में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, क्रिस्टलीय जल के रूप में अधिशुष्ट होते हैं। तो देखिए आपको रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम पूछे तो क्या हो जाएगा? मोनोकैल्शियम फास्फेट इसका रासायनिक नाम है सिंगल सुपर फास्फेट का, और सूत्र हो जाएगा कैल्शियम डाइहाइड्रोफास्फेट अल्टोइज जल के अणु के साथ में जुड़ा हुआ मोनोहाइड्रेट। इसकी आर्द्रता की बात करें तो 1.2% इसमें आर्द्रता पाई जाती है। जल जो भी आपको बताया रहा है जल विलेय फास्फोरस की क्वांटिटी इसमें देखने को मिलती है आपके कितने 16% और मुक्त फास्फोरिक अम्ल के रूप में ये पाया जाता है 4%। ये इसका बेसिकली क्या होता है, संगठन बताया या इसमें कितने कितने क्वांटिटी में कौन कौन से तत्व अवेलेबल होते हैं। तो जनरली बात करते हैं आर्द्रता इतनी, जल विलेय फास्फोरस की मात्रा इतनी बताई जा रही है 16% है, और मुक्त फास्फोरिक अम्ल के रूप में 4% देखने को मिलता है। जनरली अपन बात करें इसके सामान्य गुणधर्म क्या होते हैं, ये बादामी रंग का दानेदार क्रिस्टलीय सूरण के रूप में देखा गया है। कैसा है? एक दानेदार बादामी कलर का सूरण के रूप में होता है। इसकी गतिशीलता बहुत कम होती है। मृदा में डालने पर मृदा के साथ में तुरंत रिएक्शन नहीं करेगा, धीरे धीरे रिएक्शन संपन्न होती है तथा जल में शीघ्रता से घुल जाता है। जल में क्या होती है, इसकी घुलनशीलता क्या बताई जा रही है, शीघ्र होती है। जैसे पानी में उसको डिजोल्व करोगे तो आसानी से जल के साथ में क्या हो जाता है, घुलनशील हो जाता है। बेसिकली अपन देखते हैं तो इसमें फास्फोरस डाइहाइड्रोफास्फेट आयन के रूप में
देखे जाते हैं तथा इसमें फास्फोरस क्वांटिटी बताई जा रही है कितने परसेंटेज होती है 16%। इसमें स्वतंत्र अम्ल होने की वजह से, मुक्त अम्ल होने की वजह से अम्लीय गंध आती रहती है तथा अम्ल से जूट के बोरे खराब होने की संभावना रहती है। अब वर्तमान में पॉलीथीन के बोरों में इसका पैकिंग की जाती है। अपन डायरेक्ट इंडायरेक्ट देखें तो कई प्रकार के फास्फोरिक अम्ल की क्या होती है विशेषता होती है, और फास्फोरिक अम्ल इसमें अम्लीय क्वांटिटी होने के कारण, अम्लीय गुण होने के कारण जूट के बोरे पहले जमाने में इसकी पैकिंग की जाती है जूट के बोरे में, परंतु वर्तमान समय में उस पर कई प्रकार से जूट के बोरे में अम्लीय प्रभाव उत्पन्न होने से वो खराब हो जाते हैं, तो वर्तमान समय में पॉलीथीन के बोरों का प्रयोग किया जाता है। तो अपन बेसिकली देखें सिंगल सुपर फास्फेट की क्या विशेषता है, किस प्रकार से काम आता है, कौन से आयन को प्रदान करते हैं, किस प्रवृत्ति का होता है। तो बेसिक 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, वो साथ आपके दिमाग में होना नेसेसरी बताया गया है। एक बार पुनः दर्शा रहा हूँ, फिर अपन पढ़ेंगे इसकी मृदा अभिक्रिया और फसल परिपेक्ष। देखिए ये उर्वरक फास्फोरस प्रदान करने वाला अम्लीय प्रकृति का सबसे पुराना फास्फेटिक उर्वरक के रूप में जाना जाता है। रासायनिक नाम मोनो कैल्शियम फास्फेट, सूत्र हो जाएगा कैल्शियम डाई हाइड्रो फास्फेट अल्टवाइज H2। संगठन आर्द्रता या नमी इसमें बताई जा रही है 1.2%, और जल विलेय फास्फोरस होता है 16% तथा मुक्त फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है 4%। गुण बेसिकली देखें, ये बादामी रंग का दानेदार क्रिस्टलीकृत सूरण के रूप में पाया जाता है। इसकी गतिशीलता बहुत कम होती है तथा जल में शीघ्र घुलनशील उर्वरक के रूप में जाना जाता है। इसमें फास्फोरस आयन फास्फेटिक आयन के रूप में देखने को मिलते हैं, और फास्फोरस की क्वांटिटी बताई जा रही है कितने 16% देखने को मिलता है। इसमें स्वतंत्र अम्ल होता है जिससे इसमें अम्लीय गंध आती रहती है, और अम्ल की वजह से जूट के बोरे में पहले जमाने में इसकी पैकिंग करते थे, परंतु जूट के बोरे खराब होकर ये पदार्थ खराब होने की संभावना रहती है। इसलिए वर्तमान समय में देखा जाए तो पैकिंग इसमें पॉलीथीन की थैलियों में इसको पैक किया जाता है। तो बेसिकली ये बात दिमाग में रहेगी। आगे अपन देखने जा रहे हैं वो है इसकी मृदा अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। जो आपके सामने लैंग्वेजिकल मैटर रिप्रेजेंटेशन कर रखा है उसका आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं मृदा अभिक्रिया। हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपका। आगे देखते हैं अपन सिंगल सुपर फास्फेट की मृदा के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि ये जल में क्या होता है घुलनशील, तो मृदा में थोड़ी बहुत मात्रा की नमी की हुई तो वो क्या हो जाएगा आसानी से घुल जाएगा। और सभी प्रकार की मृदा में क्या होता है उर्वरक का अपन प्रयोग कर सकते हैं। सभी मृदा में क्या होता है सुटेबल, साफ के अम्लीय मृदा हो, हल्की अम्लीय हो, क्षारीय हो, या किसी भी प्रकार की मालूम मृदा है तो उसमें अपन इसको उपयोग में ले सकते हैं, परंतु कंडीशन क्या है उसमें नमी होना नेसेसरी बताई गई। तो बताया जा रहा है ये मृदा नमी विलेय, नमी में क्या होता है विलेय तथा हल्की अम्लीय उदासीन तथा सोना युक्त लवणीय मृदा प्रभावित में प्रयोग करने पर डाई कैल्शियम फास्फेट तथा ट्राई कैल्शियम फास्फेट आयन में क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है, और फिर बाद में वो आयन में जो बना हुआ न्याय यौगिक बनाता है वो वापस पुनः मृदा जलीय विलेय में उपस्थित कार्बोनिल अम्ल की उपस्थिति से उसमें वो घुल जाते हैं। जो बनते हैं ना कि डाई और ट्राई फास्फेट वो क्या हो जाएंगे उसमें घुल जाते हैं यौगिक, और पौधों को डायरेक्ट फास्फेट आयन प्रदान करने में मुख्य भूमिका प्रदान करते हैं। तो देखिए ये क्या है मोनो कैल्शियम फास्फेट, क्या है मोनो कैल्शियम फास्फेट की अभिक्रिया करवाते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ में। ये क्या ले रखा आपने कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब जानते हो अब जब सिंगल सुपर फास्फेट की अभिक्रिया कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो आपके बनता है डाई कैल्शियम फास्फेट। क्या बनता है डाई कैल्शियम फास्फेट बनता है, और साथ में आपके कार्बोनिल अम्ल का निर्माण होता है। पुनः अपन देखते हैं सिंगल सुपर फास्फेट की अभिक्रिया 2 मोल कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब आपके बनता है ट्राई कैल्शियम फास्फेट अणु का निर्माण होता है, और साथ में 4 कार्बोनिल अणु क्या होते हैं रिड्यूस होते हैं। मृदा जल में
कार्बोनिल अम्ल उपस्थित होने से डाई तथा ट्राइफॉस्फेट आयन के रूप में आपके जो कैल्शियम आयन के रूप में उपस्थित हैं वो साथ क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। जो ये यौगिक बने डाई तथा ट्राई वो मृदा में उपस्थित कार्बोनिल अम्ल की वजह से उसमें क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे और घुलकर पौधे को डायरेक्ट फास्फेट आयन प्रदान करने में मुख्य भूमिका प्रदान करते हैं। तो अपन जनरली आपको पूछा जाता है कि मृदा अभिक्रिया इसके लिख के बताइए, तो आपने डायरेक्ट ये अभिक्रिया प्रदर्शित कर दी और फिर आगे लिख देना कि मृदा जलीय विलयन में बाई कार्बोनिल अम्ल की उपस्थिति होने के कारण मोनो डाई ट्राई कैल्शियम आयन मृदा में आसानी से घुल जाते हैं और घुलने से पौधों को डायरेक्ट फास्फेट आयन के रूप में उर्वरक प्राप्त होता रहता है, जिससे पौधों को फास्फोरस पोषक तत्वों की आपूर्ति होती रहती है। तो इस प्रकार से अपन जनरल डिस्कस करते हैं तो किस प्रकार से सिंगल सुपर फास्फेट की मृदा के साथ अभिक्रिया होती है उसको अपने रिप्रेजेंटेशन किया। आगे आपको दे रखा है अत्यधिक अम्लीय मृदा में, जैसे अत्यधिक अम्लीय मृदा है तो उसमें लोहा तथा एल्यूमिनियम तत्वों की अत्यधिक उपस्थिति होती है, तो उनकी उपस्थिति के साथ में फास्फेट आयन क्रिया करके पौधों को फास्फेट आयन प्रदान करते हैं। किस प्रकार से इसकी अभिक्रिया होती है उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए पहले जो आपके सामने मैटर ऑब्टेन करवा रखा है उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपना आगे बढ़ा रहे टॉपिक को। हो गया होगा स्क्रीनशॉट एक बार। देखिए अत्यधिक अम्लीय मृदा में एल्यूमिनियम या फेरस आयन की वजह से मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है। अत्यधिक अम्लीय मृदा के सिंगल सुपर फास्फेट से अभिक्रिया करवाते हैं कि अभिक्रिया सिंगल सुपर फास्फेट से करवाते हैं तब एल्यूमिनियम या आयरन के फास्फेटिक यौगिक बनते हैं। कि अभिक्रिया किससे करवाते हैं अपन, सिंगल सुपर फास्फेट के साथ करवाते हैं तब एल्यूमिनियम या आयरन के फास्फेटिक यौगिक बनते हैं। देखिए मोनो कैल्शियम फास्फेट यौगिक की अभिक्रिया आपने जंग के साथ करवाई आयरन ऑक्साइड के साथ में। ये क्या आपकी आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के साथ आप अभिक्रिया करवाते हैं, देन आपको क्या प्राप्त होता है, आयरन फास्फेट प्लस डाई कैल्शियम फास्फेट प्लस जल का अणु क्या होता है, मुक्त हो जाता है। ऐसे ऐसे आप देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करोगे तो एल्यूमिनियम फास्फेट बन जाएगा और साथ में डाई फास्फेट अणु बनता है और जल का अणु क्या होता है, मुक्त होता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं अत्यधिक अम्लीय मृदा के साथ इस प्रकार सिंगल सुपर फास्फेट अभिक्रिया प्रदान करता है। उदासीन मृदा में फास्फोरस की उपलब्धि अत्यधिक मात्रा में प्रदान करने की स्वरूप की टेंडेंसी रहती है। तो बेसिकली आपको सामान्य गुणधर्म दे रखे हैं उसको एक एक पॉइंट को आप डिस्कस करते हैं तो नॉर्मल से होते हैं। तो इसकी मृदा अभिक्रिया आपको पूछे तो कोई भी आपको एक अभिक्रिया क्या देखते हुए व्यवस्थित रूप से आप उसको मैटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं फसल पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो देखिए फसल पर इसका इफेक्ट मुख्य रूप से देखें तो 3-4 इफेक्ट दे रखे हैं। पहले एक बार मैं लैंग्वेजिकल स्टडी कर रहा हूँ, फिर बाद में उसको मैं आपके सामने मैटर को रिप्रेजेंट करूँगा। देखिए यह उर्वरक सभी फसलों के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि इसमें जल विलय डाइफॉस्फेट फास्फोरस पाया जाता है तथा फसल में फास्फोरस आयन में आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और फसल इसको आसानी से इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। फास्फोरस की गतिशीलता कम होने से इस उर्वरक का प्रयोग बुआई से पूर्व जड़ों के पास स्थानांतरण विधि द्वारा किया जाना चाहिए। बुआई से पहले इसका प्रयोग करें ताकि मतलब लंबे समय तक स्थायित्व बना रहे। इस उर्वरक को खड़ी फसल में बिखेर कर प्रयोग करना उचित नहीं होता है, खड़ी फसल में इसको बिखेर नहीं सकते। कम अवधि में पकने वाली फसल में इसकी संपूर्ण मात्रा बुआई से पूर्व कर देना ही उचित बताया गया है। लंबी अवधि की फसल इसकी जड़ें के आसपास गहरी स्थापन विधि से खड़ी फसल में प्रयोग करें। अम्लीय मृदा में पीएच मान 5 से कम है तो इस उर्वरक का प्रयोग न करें क्योंकि फसल की प्राप्ति बहुत कम होती है और आवश्यकता से अधिक सोना पत्थर मिलाने की आवश्यकता होती है क्योंकि अम्लीय प्रवृत्ति का अम्लीयता क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। देखिए तो शॉर्ट्स में मैं आपको इसके प्रभाव को सामने रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। देखिए आगे आप देखते हैं कि इसका फसल पर क्या इफेक्ट होता है। शॉर्ट में मैंने आपके सामने मैटर रिप्रेजेंट किया है कि ये उर्वरक सभी प्रकार की फसल के लिए लाभदायक होता है तथा फसल को शीघ्रता से डायरेक्ट पौधों को फास्फेट आयन
फास्फोरस के रूप में प्राप्त होते रहते हैं, अतः इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। कम गतिशील होता है, फसल बुआई से पहले इसका प्रयोग करने से गतिशील कम होने के कारण इसकी रिएक्शन क्या होती है, धीरे धीरे होती है, तब इसको फसल बुआई से पहले काम में लेना उचित माना जाता है। लंबी अवधि वाली फसलों की जड़ों में स्थापन विधि द्वारा इसका प्रयोग करें कि मतलब इसको डायरेक्ट पौधों की जड़ों में इसको गाड़ा जाए। स्थापन विधि द्वारा इसको डायरेक्ट अपन पौधों की जड़ों में डालें ताकि पौधों का आश्रय मिलते रहे, तथा खड़ी फसल में इसको बिखेरे नहीं। खड़ी फसल में इसको बिखेर के फसल को देने का प्रयास करोगे तो उसका क्या होगा नुकसान, और उसका पौधों को इतना बेनिफिट नहीं हो पाता है। अम्लीय मृदा में इसका प्रयोग कम करें। क्यों? क्योंकि अम्लीय मृदा में इसका प्रयोग करेंगे ये भी अम्लीय प्रवृत्ति का उर्वरक है तथा मृदा में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे आपको अत्यधिक मात्रा में सोना पत्थर मृदा में डालने की आवश्यकता हो सकती है। तो लंबे समय तक इसका बार बार अपन अम्लीय मृदा प्रयोग करेंगे तो मृदा क्या हो जाएगी, अनुपयोगी होने की भी संभावना रहती है। तो इस प्रकार से आपने डिस्कस किया सिंगल सुपर फास्फेट को, क्या इसकी विशेषता होती है, क्या गुणधर्म होते हैं, उसको आपने पढ़ा। अगला छठा उर्वरक आ रहा है पोटेशियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं म्यूरेट ऑफ पोटास। देखिए उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। दो उर्वरक आज अपन कंसिडर कर रहे हैं, फिर उसके बाद में एक उर्वरक और बचेगा, फिर आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और फिर बाद में अपने अगले पार्ट में इंटर करेंगे। पार्ट सिंपल सा दे रखा है, जो दे रखा है उस मैटर को व्यवस्थित से समझें, कन्फ्यूज न हो, डाउट हो डायरेक्ट उसको इसका समस्या का समाधान करें। देखिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर छठा उर्वरक है पोटेशियम क्लोराइड, हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपका। देखिए आगे छठा उर्वरक पढ़ने जा रहे हैं म्यूरेट ऑफ पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास, या इसका रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र से म्यूरेट ऑफ पोटास का क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। कैसे है ये नमक जैसा होता है, क्या होता है, नमक जैसा ही होता है, परंतु इसका स्वाद नमक से मिलता जुलता हो, नमक जैसे होता है परंतु तीखा नहीं होता है, स्वाद तीक्ष्ण नहीं होता। नमक का स्वाद थोड़ा सा तीखा होता है परंतु इसका तीखा स्वाद नहीं होता है। ये नमक और मिर्ची के मिश्रण जैसा लाल रंग का सुरण मार्केट में क्या कहते हैं, बिकता रहता है। सॉरी, ये नमक और मिर्ची के मिश्रण जैसे रंग का लाल रंग का सुरण मार्केट या बाजार में बिकता रहता है। ये सेल्यूलाइट तथा पैटर्नलाइट खनिजों से प्राप्त किया जाता है और पलवन विधि द्वारा इसको पृथक्करण करके प्राप्त किया जाता है। संघनन की बात करें तो नमी इसमें होती है 0.5%। पोटास की मात्रा मतलब K2O पोटेशियम ऑक्साइड के रूप में रखा, मतलब पोटेशियम की मात्रा इसमें होती है 60% और सोडियम की प्रतिशत बताए रखती है 3%। गुण बेसिकली जल में शीघ्र घुलनशील, मोटा या बारीक सुरण के रूप में उपलब्ध होता है मार्केट में। आर्द्रता रहित, आर्द्रता इसमें किसी प्रकार की नहीं होती, किसी प्रकार की इसमें आर्द्रता क्या होगी, नहीं होती। आर्द्रता क्या होगी, 0%। पोटेशियम की मात्रा 60%। शुद्ध अवस्था में रंगहीन होता है, परंतु अशुद्ध अवस्था में सोल्यूशन क्या हो जाएगा, आपके लाल रंग का हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल रंग का एग्जिस्ट होता है। जब उसमें आप मिला देते हो क्या, आयरन ऑक्साइड को मिला देते हैं, तब लाल रंग के सुरण के रूप में देखने को मिलता है। लाल रंग के दानेदार सुरण के रूप में मार्केट में मिलता रहता है। तो इस प्रकार से बेसिकली देखते हैं तो म्यूरेट ऑफ पोटास अलग अलग कैटेगरी के कंपाउंड है, अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन है। तो इनका भी डायरेक्ट काम होगा कि डायरेक्ट पोटेशियम की मात्रा को मृदा में सप्लाई करना। किसकी मात्रा को सप्लाई करने में काम करेगा, पोटेशियम की। पोटेशियम उर्वरक को पौधों को प्रदान करता है, जिससे पौधों की आवश्यक विशेष क्रियाशीलता को एक्टिव करने में भूमिका निभाती है। पोटेशियम के क्या कार्य होते हैं, किस प्रकार से इसकी कमी के क्या लक्षण होते हैं, काफ़ी चीज़ों को आपने उस पार्ट में डिस्कस किया था। कौन से 7वें पार्ट में, पादप पोषक तत्व वाले में। आगे देखते हैं इसकी मृदा की किस प्रकार संबंध होती है और फसल पे क्या इफेक्ट है, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। पूरे मैटर का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन देख रहे हैं आगे। हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपका। देखिए आगे आप देखते हैं म्यूरेट ऑफ पोटास की मृदा के साथ क्या प्रतिक्रिया होती है। मृदा में मिलाने पर पोटेशियम तथा क्लोरीन आयन में अपघटित होता है तथा पोटेशियम आयन पुनः मृदा पर अधिशोषित हो जाता है और क्लोरीन क्या रहेगा, मुक्त वैसे बना रहेगा। मान लो मृदा में H+ आयन निकलता है
H प्लस आयन क्लोरीन के साथ जो क्या है सेल की मात्रा बढ़ा भी सकता है, और मतलब मान लो क्षारीय लवण है तो निकल के क्लोरीन के साथ में रिएक्शन भी प्रदर्शित कर सकता है। इंपॉर्टेंट बात है, मृदा में पोटेशियम आयन K प्लस आयन के रूप में क्या होता है, जुड़ता है। पोटेशियम क्लोराइड आयन या इस उर्वरक की प्रकृति कैसे होती है, आपके उदासीन प्रकृति का उर्वरक है, अतः अम्लीयता व क्षारीयता किसी भी प्रकार से मृदा में उत्पन्न नहीं करता, किसी भी प्रकार की कोई समस्या इस उर्वरक का प्रयोग करने से नहीं होती है। क्षारीय मृदा में क्लोरीन की मात्रा बढ़ने से विषैला प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, अतः इसका प्रयोग करते समय जैविक खाद के साथ मिलाकर प्रयोग करना उचित बताया गया है। फसल पर क्या इफेक्ट होते हैं, फसल पे 3-4 इफेक्ट दे रखे हैं, मैंने आपके सामने 2 रिप्रेजेंट किए कि एक तो पोटेशियम आयन फसल को शीघ्रता से प्राप्त होती है और इसका प्रयोग बुआई से पहले करें तथा खड़ी फसल में इसको प्रयोग नहीं करें। और तीसरा प्रयोग क्या रहेगा, क्षारीय मृदा में क्लोरीन आयन की मात्रा बढ़ने से विषैला प्रभाव उत्पन्न होता है, अतः इसको प्रभाव कम करने के लिए इसका प्रयोग करते समय हमेशा जैविक खाद के साथ मिलाकर प्रयोग करना उचित बताया गया है। आगे देखते हैं, दलने वाली फसलों में इसके प्रयोग से जड़ों की ग्रंथियां नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए क्या होती है, विकसित हो जाती है। नाइट्रोजन करने की प्रक्रिया पौधों में बढ़ जाती है। तंबाकू, आलू, सुगंध, चाय, कॉफी आदि में इस उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें उपस्थित क्लोरीन इनकी गुणवत्ता क्या कर देता है, खराब हो जाता है। किसके लिए प्रयोग करना अनुचित बताया गया है, खाद्यान्न की फसल के लिए लाभदायक है, दलने फसलों के लिए लाभदायक है, परंतु आप देखते हैं तंबाकू, आलू, सुगंध, चाय, कॉफी आदि में इस उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लोरीन की वजह से इनकी गुणवत्ता क्या होती है, खराब हो जाती है। तो किसके लिए इसका प्रयोग उचित बताया गया, लाभदायक किसके लिए, दलहनी फसलें, दलहनी फसलें, दलहनी व खाद्यान्न के लिए उपयुक्त है। खाद्यान्न फसलों के लिए लाभदायक है, परंतु तंबाकू, आलू, चाय पत्ती, सुगंध, आदि में इसका प्रयोग वर्जित है, इसका हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होता है, हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होता है। क्यों, क्लोरीन की उपस्थिति कारण क्लोरीन रिड्यूस होती है, और क्लोरीन इन सभी जो पौधे आपको बताया, तंबाकू है, आलू है, चाय पत्ती है, सुगंध है आदि पौधों में डायरेक्ट क्लोरीन क्या करेगी, उस पर हानिकारक इफेक्ट देखने को मिलता है, तभी इन पौधों में इसका प्रयोग करना अनुचित बताया गया है। दलहनी फसलें व खाद्यान्न फसलों में इसका प्रयोग अधिक मात्रा में करेंगे, उतना ही आपको क्या रहेगा, बेनिफिट होगा। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया है कि आपने सिंगल सुपर फास्फेट तथा दूसरा पढ़ा आपने पोटेशियम क्लोराइड, 2 प्रकार के उर्वरकों के बारे में स्टडी की, तो उसमें आपको समझ आता है कि अलग अलग उर्वरकों की अलग अलग विशेषता होती है, अलग अलग प्रकार की मृदा अभिक्रिया होती है, अलग अलग प्रकार के फसल पर प्रभाव होते हैं। तो सारी चीज़ों को एक चीज़ को आप क्लैरिटी के साथ व्यवस्थित रूप से समझें, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन डाउट डायरेक्ट उसके उस चीज़ का समस्या का समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात ये, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे और अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।